हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 12 सितंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। और दोस्तों, पसंद आए ये वीडियो तो ज़रूर शेयर करें अपना तमाम दोस्तों को। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एलएसी पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर युद्ध जैसी स्थिति के बीच में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई है, तो इस दौरान कितने मुद्दों पर सहमति बनी? आंसर होगा 5। ओके, देखिए, इंडिया के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में रूस की राजधानी मॉस्को में ये मीटिंग हुई है अभी हाल ही में, और मीटिंग 2.5 घंटे चली और दोनों तरफ से तेवर में बातचीत हुई। मुख्य तौर पर अगर बात करें तो क्या हुआ कि चीन ये चाहता है कि सीमा पर जो विवाद चल रहा है वो एक तरह से आक्रामक है और भारत भी अब आक्रामक हो रहा है। तो उसका कहना है कि अभी इसकी वजह से दोनों देशों के जो ट्रेड हैं, व्यापार हैं और रिश्ते हैं उस पर कोई असर ना पड़े। लेकिन एस जयशंकर जो भारतीय विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जता दिया कि सीमा पर जो भी चीन टेंशन कर रहा है और पीछे नहीं हट रहा है, तो इसका असर, सीधा असर कारोबार पर होगा और इंडिया चाइना के जो रिश्ते हैं उस पर होगा, यानी ख़राब होगी स्थिति। और आखिरकार 5 पॉइंट कंसेंसस यानी सहमति बनी है। लेकिन देखिए, लगता नहीं है कि इतनी आसानी से एलएसी पर टेंशन जो है वो कम होगी, क्योंकि एक तो दोनों देशों की जो सेनाएं हैं एलएसी पर बेहद करीब हैं, और दूसरी तरफ की उनके पास युद्ध के साजो सामान बहुत सारे हैं, टैंक हैं, एमुनेशंस हैं, बहुत सारे हैं। तो क्या है ये 5 पॉइंट कंसेंसस? एलएसी पर टेंशन की क्या स्थिति है और आगे क्या होने वाला है, तो इन सब पे थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलएसी पर ताज़ा स्थिति क्या है। देखिए, एलएसी पर कई जगह पर टेंशन है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, काफ़ी टेंशन चल रहा है कई जगहों पर। लेकिन हालात जो सबसे तनावपूर्ण है अभी इस वक्त वो है पेंगोंग त्से लेक के दोनों किनारों पर। आप देख रहे हो पेंगोंग त्से लेक, तो नॉर्थ और साउथ दोनों किनारों पर यानी दोनों बैंक पर टेंशन चल रहा है। झील के साउथ में यानी दक्षिण में भारत जो है ऊंचाई वाली चोटी पर भारत का कब्जा है, जिसे ब्लैक टॉप पे अभी हाल ही में इंडिया ने कब्जा किया था और पोस्ट बनाया था। लेकिन नॉर्थ की बात करें उस तरफ, तो वहाँ पर चीन जो है वो ऊंचाई पर है। दरअसल क्या है कि पेंगोंग त्से लेक आप देख रहे हो, वहाँ पर पहाड़ी से फिंगर की आकृति में ढलान है, तो जो ढलान है उसी को फिंगर कहते हैं, तो वो झील में चली जाती है। और जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आई है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उसके अनुसार फिंगर 3 पर इंडिया की आर्मी है और फिंगर 4 पर जो आप देख रहे हो वहाँ पर चीन की सेना है, जो अभी मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और पहाड़ी पर जिस चोटी से फिंगर 4 जो है मिलती है ऊपर, उसको कहते हैं ग्रीन टॉप, और इस ग्रीन टॉप पर चीनी सेना का कब्जा है। चूँकि ये ऊंचाई पर है तो हमारी सेना पर एक तरह से वो हावी है। फिंगर 3 पर हमारी धन सिंह थापा पोस्ट है, आप देख रहे हो नज़दीक से, ओके। ये पोस्ट जो है वो फिंगर 4 के जो टॉप ऊपर का जो हिस्सा है ग्रीन टॉप, वहाँ के फायरिंग रेंज में है। तो ग्रीन टॉप के 1 किलोमीटर उत्तर में पिंपल टॉप भी है, वहाँ भी चीन की सेना है। तो फिंगर 3 की चोटी पर भारतीय सेना कई बार कोशिश कर चुकी है कि ऊपर बढ़े, लेकिन चीन इसको कामयाब नहीं होने दे रहा है। और झगड़ा पूरा वहाँ पर जो एलएसी पर यही है कि कौन सी सेना कितनी ऊंचाई पर कब्जा कर लेती है। तो जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक हालात बहुत ज़्यादा टेंस हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो दोनों देशों की सेनाएं जो है बेहद का पास में हैं, और लगातार दोनों तरफ से सेनाओं की संख्या जो है बढ़ाई जा रही है, सोल्जर्स और बढ़ाए जा रहे हैं। युद्ध के साजो सामान बहुत सारे हैं, टैंक डिप्लॉयड हैं। तो इस बीच इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इधर इंडिया में बैठक की है। उन्होंने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मीटिंग की। तो अब सवाल ये भी है कि इतना ज़्यादा जब बातचीत हो रही है, उधर सेना के बीच भी बातचीत हो रही है, दोनों देशों की सेनाओं के बीच, इधर विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई, लेकिन अभी तक शांति बहाल क्यों नहीं हो रही है, तनाव क्यों नहीं कम हो रहा है? तो उसको भी समझाते हैं। उससे पहले बता दूं कि ये जो विदेश मंत्रियों के बीच में जो बैठक हुई, तो उसमें 5 पॉइंट कंसेंसस यानी 5 मुद्दों पर जो सहमति बनी है वो क्या है। देखिए, दोनों देशों ने इसके बारे में प्रेस रिलीज जारी किया। तो पहला पॉइंट ये है कि जो भी डिफरेंसेस हैं यानी असहमति है, वो उसे अब डिस्प्यूट में, झगड़े में कन्वर्ट नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी बात क्या है कि दोनों देशों ने ये माना कि सीमा पर जो भी कुछ हो रहा है वो दोनों देशों के हित में नहीं है, और दोनों देश एलएसी से
आर्मी को डिसएंगेज करेंगे, यानी थोड़ा पीछे करेंगे ताकि टेंशन जो है कम हो सके। तीसरा पॉइंट ये है कि दोनों पक्ष ने जो है एक तरह से सहमति जताई कि पहले के जो भी समझौते हैं, ट्रीटी है, उन सब को मानेंगे और सीमा पर शांति बहाल की जाएगी। और कुछ जो एग्रीमेंट है उसके बारे में चर्चा हुई है इस दौरान। जैसे 2 एग्रीमेंट की मुख्य तौर पर चर्चा हुई है, 1996 और 2005 का जो एग्रीमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे पहले ये खबर आई थी कि चाइनीज आर्मी ने हवा में जो है पेंगोंग से लेक के पास और रेजांगला के पास फायरिंग की, तो ये भी एक तरह से वायलेशन था इस एग्रीमेंट का। जबकि एग्रीमेंट ये कहता है कि वहाँ पर LAC पर कोई भी हथियार नहीं चलाएगा दोनों तरफ से। एक 1993 का एग्रीमेंट है, उसमें ये बात है कि LAC पर और उसके आसपास कोई वायलेंस नहीं होगा, पीस मेंटेन की जाएगी। तो लेकिन हम लोगों ने देखा कि गलवान घाटी में जो घटना हुई उसमें सोल्जर्स जो है भारत के शहीद हुए, चाइनीज सोल्जर्स भी मारे गए, तो उसकी वजह से वो भी एग्रीमेंट, उस पर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। 1996 का जो एग्रीमेंट है उसमें ये लिखा है कि दोनों देशों के जो सोल्जर्स हैं वो हल्के वेपन तो कैरी करेंगे लेकिन फायरिंग नहीं करेंगे, बुलेट नहीं चलाएंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो जो रेजांगला में हम लोगों ने देखा कि वहाँ फायरिंग हुई चाइना की ओर से, हवा में भले ही, तो एक तरह से वो भी एग्रीमेंट का वायलेशन था। और एग्रीमेंट में ये भी लिखा है, मैं आपको बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों देशों की जो सेना है वो एम्यूनेशन, ये जो हेवी एम्यूनेशन है वो LAC के करीब नहीं लाएंगे। जैसे टैंक, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, होविजर, जो तोप हुआ, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब किसी भी तरह का जो हेवी वेपन्स हैं वो सब वहाँ पर नहीं लाए जाएंगे, रॉकेट लॉन्चर ये सब। लेकिन अभी हाल में जो खबर आई है उसके मुताबिक दोनों देशों की जो सेना है LAC पर, वो उन्होंने टैंक डिप्लॉय कर दिए हैं। टैंक जैसे डिप्सांग प्लेन्स में आमने सामने टैंक खड़ी है, पेंगोंग से लेक में और उसके आसपास के इलाके में, रेजांगला में, वहाँ पर टैंक ठीक आमने सामने की स्थिति में है, आई टू आई कांटेक्ट की तरह स्थिति है। ओके। और एक और बात है कि 2005 का जो एग्रीमेंट है उसमें ये भी है कि बाउंड्री इशू को भविष्य में किस तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2012 का एक एग्रीमेंट है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी विवाद होता है सीमा पर, तो दोनों देशों के जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं दोनों देशों के, वो बातचीत करेंगे। लेकिन जो हम लोगों ने देखा कि गलवान वैली और हाल में जो फायरिंग हुआ है उसमें ये सारे एग्रीमेंट एक तरह से टूट चुके हैं। तो दोनों विदेश मंत्रियों की बैठक में यही बात हुई कि एग्रीमेंट अभी कायम है और उस एग्रीमेंट को कायम रखा जाएगा। भविष्य में भी दोनों देश जो है इसी एग्रीमेंट के आधार पर काम करेंगे। मतलब अब एक तरह से कह सकते हैं कि भविष्य में बुलेट चलने के चांसेस जो है वो कम है, जो वहाँ हुआ था अभी हाल में। फोर्थ पॉइंट क्या है? सहमति इस बात पर भी बनी है कि दोनों देशों के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, विशेष प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधिमंडल है, तो उसका बातचीत का चैनल हमेशा खुला रहेगा। देखिए 2012 का जो एग्रीमेंट है उसके अंडर में ये प्रोविज़न है कि दोनों देशों के जो सैन्य अधिकारी हैं वो बात करेंगे। 5 पॉइंट ये है, 5th पॉइंट, कि जैसे ही ये सिचुएशन जो है रिजॉल्व होता है, टेंशन कम होता है, तो दोनों देश जो है वो एक मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि LAC पर पीस मेंटेन रह सके। ठीक है। देखिए चीन ने तो ये कह दिया है कि बातचीत जारी रहेगी, दोनों साइड जो है पीछे हटेंगे, उसके बाद दोनों सरकारें जो है बातचीत के जरिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीस बिल्डिंग मैकेनिज्म बिल्डअप करेगी। देखिए अभी क्या है, ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत चलती है और जल्द ही कोर कमांडर स्तर की बातचीत होगी। तो एक सवाल उठता है यहाँ पर कि विदेश मंत्रियों के बीच में जो बातचीत हुई है उसको क्या समझा जाए। क्या अभी तुरंत ही LAC पर जो टेंशन चल रहा है, जो इतना तनाव है दोनों देशों की सेनाओं के बीच में, टैंक आमने सामने खड़े हैं, उधर से कभी भाला लेके आ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो क्या ये ख़त्म होने वाला है या तुरंत ख़त्म हो जाएगा? देखिए इस मीटिंग के जो पॉइंट्स हैं उसमें पुरानी वाली स्थिति पर चाइनीज आर्मी के लौटने की बात साफ नहीं है। तो इस सहमति ने एक तरह से एक चीज़ तो है कि आगे जो युद्ध की आशंका है उसको घटा दिया है, लेकिन विवाद जो है तुरंत खत्म होता नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर सवाल यही है कि इंडिया को पेंगोंग से लेक के जो फिंगर 8 तक है, जो फिंगर 8 एरिया इस तरफ यहाँ तक आगे तक, वहाँ तक जाने का एक्सेस मिलेगा या नहीं, क्योंकि अभी तो फिंगर 4 तक चाइनीज आर्मी उधर से 8 से 4 तक पहुँची हुई है और वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इंडियन आर्मी ने उसको रोका हुआ है।
और चीन बार बार ये जोर दे रहा है कि सीमा पर जो भी कुछ हो रहा है उसको सुलझा लेंगे, लेकिन द्विपक्षीय जो संबंध है, बाइलेटरल जो संबंध है, व्यापार है, उसको जारी रखा जाए। यहाँ पर मतलब ये होता है कि चीन का मतलब ये है, साफ है कि चीन पर जो भी कुछ कर रहा है उसको करने दिया जाए और भारत उसके साथ व्यापार करते रहे, बिजनेस करते रहे। हालांकि इस पर भारत के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने चाइनीज़ विदेश मंत्री को एक तरह से इस बात का एहसास दिला दिया कि अगर सीमा पर चीन किसी तरह का टेंशन करता है, हरकत जारी रखता है, तो ये टेंशन केवल सीमा पर ही नहीं होगा बल्कि ट्रेड पर भी टेंशन होगा और इसका भुगतान जो है भुगतने के लिए, इसका जो नुकसान भुगतना होगा चाइना को, उसके लिए चीन को तैयार रहना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, इसलिए थोड़ा सा डिटेल मैंने बताया। मुझे लगता है पसंद आया होगा पूरी बात। ओके, एक एक पॉइंट समझना चाहिए, क्या चल रहा है इंटरनेशनली, किस तरह की डील चल रही है दोनों देशों के बीच में, कहाँ पर क्या टेंशन चल रहा है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको एग्जामिनेशन में लिखने में और जो बातचीत, जो डिस्कशन करते हैं और एक तरह से समझ जो बिल्डअप होती है वो ज़रूर होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर होगा परेश रावल। ठीक है, परेश रावल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बॉलीवुड एक्टर को, और गुजरात से बीजेपी के पूर्व लोकसभा सांसद हैं, सांसद रह चुके हैं परेश रावल, तो उनको नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 4 साल के लिए की गई है। 2017 से ही ये पद खाली था और अब उनको ये पद दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट बात है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 11 सितंबर। देखिए, जंगल और जंगली जो जानवर हैं उनकी सुरक्षा करते हुए जो अपनी प्राणों की आहुति देते हैं, बलिदान देते हैं, एक तरह से वन कर्मी, उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो देश के केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी टू अगस्त तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल है विद नोट्स है। जैसे मैं बताता हूं वीडियोस में, ऐसे ही पूरे डिटेल में नोट्स लिखे रहते हैं, वो हैं आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएंगे। MCQ है, करीब 1000-1200 से ज़्यादा ही है MCQ, तो तमाम एग्जामिनेशन में UPSC हो, रेलवे हो, सब में काम आएगा। खासतौर पर रेलवे का एग्जामिनेशन का जो डेट अनाउंस हुआ है उसमें काफ़ी काम आएगा। तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और 2019 का भी करंट अफेयर्स अवेलेबल है PDF, उसका बुक भी है अमेजन पे। अगला क्वेश्चन, किस देश की एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रुमेन ने अपने सिग्नेस एयरक्राफ्ट, उसका नाम जो है भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा है? आंसर होगा अमेरिका, USA। तो इस स्पेस क्राफ्ट का नाम आप मेरे बगल में देख रहे हैं। तो ये सिग्नस स्पेस क्राफ्ट है। 29 सितंबर को, 29 सितंबर को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया जाएगा और नॉर्थरोप की तरफ से ये कल्पना चावला को दिया जाने वाला ये एक तरह से बड़ा सम्मान है। ओके, देखिए, कल्पना चावला 16 जनवरी 2003 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान जो कोलंबिया के चालक दल के रूप में अंतरिक्ष जाने वाली वो पहली भारतीय मूल की महिला थी भारत से। और 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष में 16 दिन का सफ़र पूरा करने के बाद वो वापस आ रही थी। तभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय जो है लैंडिंग से केवल 16 मिनट पहले ही साउथ अमेरिका के ऊपर में आसमान में अंतरिक्ष जो यान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उनकी डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? आंसर होगा इसका श्री सिद्धरुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ठीक है, देखिए, इसके लिए जो है काफ़ी दिनों से वहाँ के लोग ये कह रहे थे। देखिए, इसके नाम में पिछले 5 साल में दूसरी बार चेंजेज किए गए हैं। ठीक है, और ये वहाँ का दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का एक तरह से मुख्यालय है वो रेलवे स्टेशन। और सिद्धरुद्धा स्वामी जी एक भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने एंटी डेंगू मुहिम को 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट का नाम दिया है? आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपने आम लोगों को कहा है कि डेंगू और चिकनगुनिया उसको फैलने से रोकने के लिए और मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए ये 10 सप्ताह का एंटी डेंगू अभियान शुरू किया जाए। ठीक है, और सबसे कहा गया कि अपील की गई वो इसमें शामिल हों। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल।
अगला क्वेश्चन, 9 सितंबर 2020 को भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया ने त्रिपक्षीय यानी ट्राईलैटरल वार्ता की, तो ये कौन सी भी वार्ता थी, कैवी बार हुई है? आंसर होगा पहली बार। ये पहली बार इस तरह की इन तीनों देशों के बीच में ये ट्राईलैटरल बातचीत हुई है और इसमें भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाल, उन्होंने इंडिया की ओर से रिप्रेजेंट किया और तीनों देशों ने हिंद महासागर के इलाके में जो चीन का वर्चस्व है उसको एक तरह से रोकने के लिए बातचीत की है। अगला क्वेश्चन, 5 राफेल फाइटर जेट उसको 10 सितंबर 2020 को वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया, तो ये किस वायुसेना स्टेशन पर शामिल किया गया है? आंसर होगा अंबाला। ठीक है, गोल्डन एरोज नाम दिया गया है, 17 गोल्डन एरोज उसका ये हिस्सा है, 5 एयरक्राफ्ट। और आपको पता ही है कि 27 जुलाई 2020 को 5 जो राफेल हैं वो इंडिया पहुंचे थे, लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में राफेल को औपचारिक रूप से वायुसेना में शामिल कर दिया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मोरेटोरियम पर ब्याज में छूट और ब्याज माफ़ी से संबंधित मामलों पर सुझाव देने के लिए किसके नेतृत्व में समिति का गठन किया है? आंसर होगा राजीव महर्षि। वो कौन है? पूर्व सीएजी हैं। ठीक है, दूसरे व्यक्ति कौन है इस समिति में? रविंद्र एच ढोलकिया और तीसरे व्यक्ति बी श्रीराम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आखिरी है। गेमिंग प्लेटफॉर्म है प्लेयर्स पॉट। ठीक है, प्लेयर्स पॉट, तो उसने किस क्रिकेटर को यानी कहें किन क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आंसर होगा ए और बी यानी भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना। ठीक है, तो ये एक गेमिंग ऐप है जो यूजर्स को क्रिकेट खेलने में मदद करती है ऑनलाइन, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और पीडीएफ अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लिए, या आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के, वहाँ पर और भी पीडीएफ अवेलेबल है, वो देख सकते हो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके।